गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी बच्चे। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्या आप सभी बच्चों तक मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है? एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि हाँ सर वॉइस बिल्कुल क्लियर है और फिर हम सभी क्लास की शुरुआत कर देंगे। तो एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि हाँ जी सर वॉइस बिल्कुल क्लियर है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर है। फिर हम सब क्लास की शुरुआत करेंगे और आज 13 अप्रैल की इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर हो सकता है आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो कि आप सभी रेलवे, एसएससी और किसी भी अनदर ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप बी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे बताएंगे कि हाँ सर वॉइस बिल्कुल क्लियर है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर है। फिर हम सब क्लास की शुरुआत कर देंगे। आकाश कैसे हो? गुड मॉर्निंग। अविनाश कुमार वेरी गुड मॉर्निंग। मिस्टर कुशवाहा वेरी गुड मॉर्निंग। चलिएगा, वॉइस क्लियर है, प्रेजेंटेशन क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए, शेयर कर दीजिए, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और फिर हम सभी क्लास की शुरुआत कर देंगे। उम्मीद है आप सभी बच्चों से पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे होंगे। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उसको कॉपी पे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आज की क्लास में मैंने केवल और केवल आज तो ऑलरेडी डिले हो गया थोड़ा सा डिले करके चल रहे हैं, इसके लिए वेरी सॉरी कि 5 से 7 में डिले हुआ है। रीज़न सिर्फ ये था कि कंटेंट मिल नहीं पाया था, कंटेंट राइटर की थोड़ी सी हेल्थ सही नहीं थी, जिसकी वजह से कंटेंट थोड़ा सा डिले मिला और हमें आने में थोड़ा सा डिले हो गया, इसके लिए वेरी सॉरी। फिर भी उम्मीद है पेन कॉपी लेके आप चलेंगे। जय श्री राम जी, जय श्री राम। कैसे हैं? चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में मैंने कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं लिया हुआ है। आज की क्लास में मैंने सिर्फ और सिर्फ वन लीनियर पॉइंट्स लिया हुआ है और कुछ थ्योरिकल लिया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ फैक्चुअल है जो कि आपके एग्जाम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कल से मैंने थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया है, एमसीक्यूज़ कल से मैंने बढ़ा दिया है ना। कल से एमसीक्यूज़ आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। आज हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या थ्योरिकल पार्ट्स को। तो आज है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। उससे पहले कुछ हम क्वेश्चंस और आंसर्स को समझ लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे पहला जो क्वेश्चन हमारा दिख रहा है कि 13 अप्रैल का है, ध्यान रखना सभी, है ना, जो भी है ये 13 अप्रैल का है ना। मैंने कुछ पॉइंट्स, कुछ बुलेटिन्स टाइप में लिया हुआ है जिससे आपके सामने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर सको। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडरों को ओबीसी का दर्जा प्रदान किया है? मतलब जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने ओबीसी में, अदर बैकवर्ड क्लास के दर्जा दे चुका है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य सरकार ने ऐसा किया हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको एक कैटेगरी लाइक ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत कंसीडर कर लिया गया है। मतलब अब जो भी मध्य प्रदेश के ट्रांसजेंडर होंगे उनको जो कंसीडर किया जाएगा वो ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। हाल ही में जारी दुनिया के सर्वाधिक आपराधिक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? अगर हम पूरी दुनिया की बातें करें कि सबसे ज़्यादा अपराध कौन से देश में होता है, उस सीरीज की बातें करें तो भारत में जो अपराध होता है, भारत का जो पोजीशन है वो 77 नंबर पे भारत आता है विश्व में। ठीक है, मतलब भारत में भी अपराध अच्छे खासे होते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पीरा कुनफर, ध्यान रखिए क्या है, पीरा कुनफर सुरंग का उद्घाटन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, क्वेश्चंस एग्जाम में बनने की संभावना है। क्या है? पीरा कुनफर सुरंग। तो कहां पे किया हुआ इन्होंने? जम्मू एंड कश्मीर में उद्घाटन किया है। या फिर यहां पे क्वेश्चंस और थोड़ा सा चेंज करेगा और पूछेगा क्या कि पीरा कुनफर, है ना, क्या पूछेगा? पूरा कुनफर जो टनल है ना, क्या है, टनल है ना, ये कौन से राज्य में या कौन से यूटीज में है? क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे चूंकि करंट का क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे लगा दिया है नाम कि यहाँ पे किसने उद्घाटन किया है। तो उद्घाटन तो नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है, लेकिन कौन सा सुरंग है? तो पीरा कुनफर क्या है? टनल है, सुरंग है, जो कि हमारे जो नितिन गडकरी हैं केंद्रीय मंत्री, इनके द्वारा क्या है, इसका उद्घाटन किया गया है। सभी लोग नोट डाउन करते चलिएगा। अभी इसके आगे हम लोग कुछ थ्योरिकल पार्ट भी देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं एशियाई कुश्ती, ध्यान रखिएगा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम भार वर्ग में किस भारतीय ने रजत पदक जीता हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, जीता है किसने? निशा दहिया ने जीता हुआ है। किसने जीता है? निशा दहिया ने जीता हुआ है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बुलेट ट्रेन, जो बुलेट ट्रेन की बातें चल रही है ना, सेम एज इट इज ये भी ट्रेन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस कौन सी बनी हुई है? तो इसका नाम है रैपिड एक्स। क्या है? रैपिड एक्स। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा कि बुलेट ट्रेन होती है वो लंबी सी दिखाई देती है, एज इट इज ये भी सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन स्पीड क्या है उससे थोड़ी सी इसकी कम है, इसलिए इसको नाम दिया गया है सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है, जिसका नाम है रैपिड एक्स। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? तो इसका नाम है रैपिड एक्स, है ना, रैपिड एक्स नाम है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आपके बन सकते हैं अर्जेंट, कोई अभी कोई एग्जाम आगे होता है तो। नेक्स्ट आइएगा, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में अनाथों के लिए कल्याण के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनको देखरेख करने वाला कोई नहीं है, उन्हें हम अनाथ बच्चे कहते हैं। तो उन अनाथ बच्चों के लिए, है ना, किस राज्य ने एक विधेयक को क्या किया है? पास किया हुआ है। तो क्या किया है? हिमाचल प्रदेश ने ऐसा किया है। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने ऐसा किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, भारत, बांग्लादेश और जापान कनेक्टिविटी बैठक का जो आयोजन किया गया है वो किस राज्य में किया गया है? मतलब कि भारत, बांग्लादेश और जापान आपस में बैठ के मीटिंग करेंगे, एक कनेक्टिविटी बनाएंगे। तो ये जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पे हुआ है? तो भारत के त्रिपुरा में हुआ है। कहाँ पे? भारत के राज्य त्रिपुरा में ये मीटिंग हुई है। कौन कौन है? भारत है, बांग्लादेश है और जापान है। याद रखिएगा, भारत, बांग्लादेश और जापान है, इन लोग की मीटिंग हुई है भारत के त्रिपुरा में। कनेक्टिविटी बैठक का नाम दिया गया है। क्या है? कनेक्टिविटी बैठक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है डिफेंस और इकोनॉमिक, ठीक है। किस पे? रक्षा, वित्त और अर्थव्यवस्था पर 3 दिवसीय, 3 दिन की एक मीटिंग की गई है। वो कहाँ पे की गई है? वो न्यू दिल्ली में की गई है। कहाँ पे की गई है? न्यू दिल्ली में किया गया है। ये सभी आपके कल के करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा, ये सभी आपके 13 अप्रैल के हैं। मैंने इसको एज ए पॉइंट्स के रूप में लिया है, एमसीक्यूज तो सेकेंडरी है, लेकिन मैंने कोशिश किया थोड़ा सा चेंज करेंगे जिससे आप नोट्स भी बनाते चलेंगे, ठीक है। दूसरी महिला T20, ध्यान रखिएगा, दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक का जो आयोजन किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? इसमें से कुछ को हमने डिटेल्स में भी दिया है आगे, चिंता मत करना, ठीक है। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि डिटेल्स में भी आगे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है विमेन 20, क्या बातें कहा जा रहा है? विमेन 20, है ना, क्या है? विमेन 20, या फिर आपको देखने को मिलेगा W20, है ना, उसके बारे में कह रहा है कि दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक का जो आयोजन किया जाएगा वो कहाँ पे हो रहा है? तो वो जयपुर में हो रहा है। ध्यान रखिए, कहाँ पे? जयपुर में हो रहा है। जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का हाल ही में किसने उद्घाटन किया है? तो वहां के गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा जी के द्वारा किया गया है, वहां के राज्यपाल के द्वारा किया गया है। जम्मू में ट्यूलिप गार्डन, ध्यान रखिएगा, किसका? ट्यूलिप गार्डन के बारे में कह रहा है हाल ही में किसने उद्घाटन किया है? तो वहां के राज्यपाल, गवर्नर कौन है भाई? मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सभी को, ठीक है, वेरी गुड शांतनु, बहुत अच्छा, ठीक है। नोट्स बनाते चलना, है ना, तब जाके बेनिफिट मिलेगा, नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। बलराम कौशिक, चलो वेरी गुड, आगे आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको करा दिया है वन लीनियर के तौर पे। वन लीनियर के तौर पे ये सब पॉइंट्स जरूर से लिखते चलिएगा, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब चलते हैं कुछ चीज़ें हम लोग थ्योरिटिकल पार्ट्स पे। पहला जो आपको दिख रहे हैं ये साहब, ये कौन आपको दिख रहे हैं? तो ये है ग्रैंड मास्टर गुकेश। कौन है? गुकेश, ध्यान रखिएगा, इनका जो नाम है ये है गुकेश। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशनिया इवेंट का इन्होंने क्या है? खिताब जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, तो इनका नाम क्या है? गुकेश। क्या नाम है? गुकेश, ठीक है, ग्रैंड मास्टर गुकेश इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। भारतीय हैं, विश्व शतरंज
आर्मग्रेडन, ध्यान रखिएगा, आर्मग्रेडन एशिया और ओशनिया का जो इवेंट है इन्होंने अपने नाम कर लिया है, ध्यान रखिएगा। आइए इनके बारे में और भी चर्चा करते हैं और समझते हैं ये चीज़ें क्या है क्या नहीं है। भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश ने विश्व शतरंज आर्मग्रेडन एशिया और ओशनिया का खिताब इवेंट इन्होंने अपने नाम कर लिया है। डी गुकेश एक भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, ध्यान रखिएगा। विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशनिया प्रतियोगिता के फाइनल में इन्होंने किसको हराया हुआ है? तो उज्बेकिस्तान, ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान के पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन नोदीर बेग, किसको? नोदीर बेग, किसको? अगेन ये पॉइंट लिख लीजिएगा, नोदीर बेग अब्दुसातरोव को हराकर इस खिताब को जीता हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने किसको हरा के ये खिताब अपने नाम किया है? तो उज्बेकिस्तान के पूर्व रैपिड चैंपियन नोदीर बेग, ध्यान रखिएगा, नोदीर बेग अब्दुसातरोव को हराकर इस खिताब को इन्होंने अपने नाम कर लिया है। ठीक है, इस पॉइंट्स को लिखते चलिएगा। किसको हराया इन्होंने? नोदीर बेग अब्दुसातरोव को हराकर इन्होंने क्या किया हुआ है? आर्मगेड एशिया और ओशनिया का जो इवेंट है वो अपने नाम कर लिया है। या पे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जाएगा कि नोदीर बेग अब्दुसातरोव कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो ये उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं और शतरंज के खिलाड़ी हैं। किसके हैं? शतरंज के खिलाड़ी हैं, जिसको हाल ही में भारतीय मूल के गुकेश जी के द्वारा, ग्रैंड मास्टर गुकेश जी के द्वारा क्या है? एशिया और ओशनिया इवेंट में क्या है? पराजित किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट्स लिखते चलिएगा, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलो, अप एंड डाउन लगा हुआ था। गुकेश लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद उनका गेम ड्रॉ रहा, किंतु उन्होंने अगला गेम जीतकर प्रतियोगिता के फाइनल में अपना नाम कर लिया है। मात्र और मात्र कितने साल के हैं? तो 16 ईयर ओल्ड हैं, ध्यान रखिएगा। कितने सारे ओल्ड हैं? 16 साल के हैं। ठीक है, 16 वर्षीय भारतीय गुकेश ने एक ऐसा क्षेत्र में जीत हासिल की है जिसमें पूर्व शास्त्रीय चैंपियन व्लादिमीर क्रैमनिक, ध्यान रखिए, क्रैमनिक, डैनियल दुओब, यांगी यू चीन से, है ना, विदित गुजराती और कार्तिकेन मुरली दोनों भारत, परम क्या है मकसूदलू ईरान के अलावा अब्दुल, अभी जो हमने देखा है यहाँ पे इनका नाम है अब्दुल, है ना, अब्दुसातरोव के नाम भी ये शामिल है। इसका मतलब ये कह रहा है इतने सारे लोग हैं जिन्होंने क्या किया है? एशिया, है ना, आर्मगेडन एशिया और ओशनिया का खिताब जो है अपने नाम कर चुके हैं। अगर भारत की बातें करें तो भारत में 2 लोगों ने किया है, एक है विदित गुजराती, लिख लीजिएगा, एक है विदित गुजराती, दूसरा है कार्तिकेन मुरली, है ना, कौन है? कार्तिकेन मुरली, और तीसरे गुकेश जी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने क्या किया है? आर्मगेडन एशिया और ओशनिया का जो इवेंट है चेस का, ये अपने नाम किया हुआ है। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों कहाँ के हैं? भारत के हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर्मगेडन गेलबिट शतरंज एक रूपांतर है, ठीक है, जिसमें एक विजेता को खेलों की एक श्रृंखला के बाद चुना जाता है जो ड्रॉ में समाप्त होता है। ठीक है, आर्मागेडन में एक ड्रॉ गेम को ब्लैक के लिए जीत के रूप में गिना जाता है। मतलब एक तरह से हम बोले कि ये शतरंज का ही खेल है जिसमें ड्रॉ मैचेस होने के बाद ही कौन जीता कौन हारा उसका निर्णय किया जाता है। तो जिसमें ग्रैंड मास्टर गुकेश जी ने 2023 का खिताब अपने नाम किया हुआ है। इससे पहले भी कोई भारतीय ऐसा किया है क्या? हाँ जी, किया हुआ है। एक है विदित, ध्यान रखिएगा, विदित गुजराती, दूसरा है कार्तिकेन मुरली। ये 2 ऑलरेडी हैं और तीसरे हमारे हो चुके हैं ग्रैंड मास्टर गुकेश। इन सबको पॉइंट नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है सर, थोड़ा सा जूम कर दो किरण। अच्छा, बहुत छोटा लग रहा है क्या? दिख नहीं रहा है? अच्छा जी, ठीक है, कल से इसको बड़ा कर देंगे। अभी दिखाई दे रहा है? अभी दिखाई दे रहा है? अभी दिखाई दे रहा है? अब तो दिखाई दे रहा होगा। अभी दिखाई दे रहा है किरण?
अब तो क्लियर होगा, ठीक है। ओके, ऊपर का हेडिंग रहने दीजिए, नीचे का देखिए, कल से मैं इसको सही करवा दूंगा। नेक्स्ट आते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ये साहब कौन है, तो ये है नीलेश सांबरे। कौन है? नीलेश सांबरे। कौन है? नीलेश सांबरे। ध्यान रखिएगा, कौन है ये? नीलेश सांबरे। तो नीलेश सांबरे को महाराष्ट्र राज्य द्वारा मराठा उद्योग रत्न 2023 से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? ये जो आपको सम्मानित व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं ये हैं नीलेश सांबरे, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा, इनको महाराष्ट्र राज्य के द्वारा महाराष्ट्र उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र उद्योग रत्न से 2023 रत्न से शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, इन पर्सन को ध्यान रखिएगा। आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और समझते हैं, ठीक है। क्या है जानकारी? वो ये है, ये क्या हो गया यार, हाँ, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। ये कौन है? तो ये बेसिकली ध्यान रखिएगा जिजाऊ एजुकेशंस एंड सोशल फाउंडेशन के संस्थापक। किसके फाउंडेशन के संस्थापक हैं? तो ध्यान रखिएगा जिजाऊ, है ना, जिजाऊ एंड सोशल फाउंडेशन के क्या हैं? ये संस्थापक हैं, ठीक है। क्या है? संस्थापक हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। संस्थापक है नीलेश भगवान सांबरे। ध्यान रखना, अगर याद नहीं आता है नाम तो भगवान को याद रखिएगा, आंसर मिल जाएगा। नीलेश भगवान सांबरे को हाल ही में मराठा उद्यमी विकास और मार्गदर्शन संस्थापक महाराष्ट्र राज्य द्वारा आयोजित मराठा उद्यमी सम्मेलन 2023 में मराठा उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया है। अब इनको कौन से सम्मेलन में मराठा उद्योग रत्न 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, मराठा उद्यमी सम्मेलन 2023 में क्या किया गया? मराठा उद्योग रत्न 2023 से सम्मानित किया गया है। पॉइंट्स लिखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जितने सारी चीजें हम करा रहे हैं आपको। नीलेश सांबरे को यह पुरस्कार उद्योग क्षेत्र में उनकी प्रभावशाली उपलब्धियां और पालघर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में उनके अथक परिश्रम के लिए दिया गया है। बेसिकली इन्होंने बिजनेस या स्टार्टअप या जो भी कारोबार का उनका जो क्षेत्र है उसमें बहुत ही उत्कृष्ट इन्होंने क्या किया है? महाराष्ट्र के लिए कार्य किया है, जिसकी वजह से मराठा उद्योग रत्न 2023 से इन्हें क्या है? सम्मानित किया गया है, ठीक है। कहां पे, कौन से सम्मेलन में किया गया है? तो मराठा उद्यमी सम्मेलन 2023 में यह सम्मान इनको दिया गया है। नीलेश भगवान सांबरे को अप्पा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अप्पा के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट जरूर से लिखिएगा, है ना। किस नाम से जाना जाता है? तो अप्पा के नाम से भी क्या है? इन्हें जाना जाता है, ठीक है। अप्पा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। बाइलिंगुअल पीपीटी नहीं है क्या सर? नहीं, आज नहीं है, आज बस शांतनु किसी तरह से हैंडल कर लीजिए, कल से सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित उद्यमियों द्वारा प्रदान किया जाता है। मतलब महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है, जिनमें सुरेश हावरे, ध्यान रखिएगा, सुरेश हावरे, पुरुषोत्तम खेड़कर, ध्यान रखिएगा, और निर्मल कुमार देशमुख। कौन है? निर्मल कुमार देशमुख और डॉक्टर सचिन भड़ाने और विजय घोगरे शामिल है। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि ये पुरस्कार क्या करते हैं? लोगों को देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लोगों को देते हैं। बस आज किसी तरह से वो कर लीजिए, कल से तो हम कर लेंगे। एक्चुअली क्या है, मेरी जो कंटेंट राइटर हैं जो बनाती हैं उनको तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से हमें कंटेंट भी डिले मिला और उन्होंने मॉर्निंग में दिया और हमें क्लास में लाइव आने में भी थोड़ा सा डिले हुआ, ठीक है। तो इतना भी नहीं है, सब कुछ सही है, इतना टफ हिंदी भी नहीं है, नॉर्मल हिंदी है, ठीक है। तो नोट्स बनाते चलिएगा, कल से सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। किसी की दिक्कत अगर है तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। जिजाऊ एजुकेशन एंड सोशल फाउंडेशन संस्था की जो संस्था है, इसकी जो स्थापना हुई थी 2008 में। नीलेश सांबरे द्वारा स्थापित जिजाऊ संस्था पिछले 14 वर्ष से बिना कोई दान लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कृषि अपने स्वयं के कोष से प्रदान कर रही है। बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है जिजाऊ एजुकेशन एवं
सोशल फाउंडेशन के संस्थापक हैं कौन? नीलेश सांबरे। ठीक है, इन्होंने बिना किसी से फंडिंग लिए, बिना किसी से 1 रुपए लिए पिछले 14 वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और कृषि के क्षेत्र में खुद के स्वयं, है ना, स्वयं के कोष मतलब कि खुद के पैसे से लगा के इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से इन्हें मराठा उद्योग रत्न 2023 से सम्मानित किया है। क्योंकि आपको पता है कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि 2 साल, 4 साल, 5 साल करती है और वो फंड के चक्कर में पड़ जाते हैं कि भाई हमें कहीं से पैसा मिल जाए, हम काम करना स्टार्ट कर दें, है ना। तो इन्होंने खुद से सब कुछ किया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब बात आता है जिजाऊ जो फाउंडेशन है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये जटपौली में स्थित है, महाराष्ट्र जटपौली में क्या है? स्थित है। जिजाऊ फाउंडेशन 20 पुलिस अकादमी भी चलाता है और हर दिन 10 मुफ्त एम्बुलेंस सेवाएं भी क्या करता है? प्रदान करता है। यह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित महाराष्ट्र और दक्कन के पठार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करता है। कौन? तो जिजाऊ फाउंडेशन। कौन कवर करता है? जिजाऊ फाउंडेशन। तो ध्यान रखिए, एक तरह से जिजाऊ जो फाउंडेशन है उसके जो संस्थापक है नीलेश सांबरे हैं, जिन्हें हाल ही में मराठा उद्योग रत्न 2023 से सम्मानित किया गया है, मराठा उद्यमी सम्मेलन 2023 महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स को लिखते हुए चलिएगा सभी बच्चे। अविनाश कुमार, ठीक है, पॉइंट्स को लिखते हुए चलिएगा सभी बच्चे, मैं अगेन कह रहा हूं, है ना। आगे आते हैं। अब आपको ये क्या दिखाई दे रहा है सर? मध्य प्रदेश की गॉड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गॉड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिसे कहा जाता है। साथ ही साथ मैंने आपको और भी पढ़ा रखा है कि रिसेंटली एक और भी था, क्या था? बनारस। ध्यान रखिएगा, क्या है? बनारस। बनारस का, है ना, बनारसी पान। ध्यान रखिएगा, क्या है? बनारसी पान। और साथ ही साथ क्या है? लंगड़ा आम। ध्यान रखिएगा, लंगड़ा आम या मैंगो कह सकते हो, है ना, लंगड़ा आम या मैंगो, इन दोनों को भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, कहाँ के हैं? बनारस के, वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इनको भी जीआई टैग दिया गया है। और साथ ही साथ आपको दिख रहा है गॉड पेंटिंग, है ना, कहाँ की पेंटिंग है? ये मध्य प्रदेश की पेंटिंग है, आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो मध्य प्रदेश की पेंटिंग को भी क्या है? जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जीआई टैग से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध गॉड, ध्यान रखिएगा, पेंटिंग एग्जाम में कभी कभी पूछता है गॉड पेंटिंग कौन से राज्य की पेंटिंग है? तो कहाँ की है? मध्य प्रदेश राज्य की पेंटिंग है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश राज्य की पेंटिंग है। इसको हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, जीआई टैग उन उत्पादों या फिर उपयोग किए जाने वाले एक संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और उनमें गुण या प्रतिष्ठा जो उस मूल के कारण आता है। इसका उपयोग औद्योगिक उत्पादन, खाद्य पदार्थ, कृषि उत्पादन, स्प्रिट ड्रिंक्स और हस्तलिपि के लिए भी किया जाता है। बेसिकली किसका? इसका। जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत अधिकृत उपयोगकर्ता के अलावा किसी अन्य को लोकप्रिय उत्पादक के नाम का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सिर्फ जिसका है, जिस राज्य का है, वही करेगा। गॉड पेंटिंग भगवान, ठीक है, गॉड का मतलब नाम ही नहीं लग रहा है, भगवान, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी में, है ना। गॉड पेंटिंग भगवान, देवी, प्रकृति, पेड़, चंद्रमा, सूर्य आदि की या आदि का प्रतिनिधित्व करने वाला एक हस्तमुद्री, मतलब कि हाथ से बनाने वाला, है ना, हस्तमुद्रित अनूठी शैली की कला है। गौड़ जनजाति से उत्पन्न वे अपने घरों और फर्श को रूपांकन, टैटू आदि से सजाने में विश्वास करते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला क्या है? जो गौड़ जनजाति है ना, कौन है? तो गौड़, ध्यान रखिएगा, जो गौड़ जनजाति है ना, जनजाति है, कौन से राज्य की है? तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो सर मध्य प्रदेश की है। तो यहाँ पे वही कह रहा है, गौड़ जनजाति से उत्पन्न, मतलब कि ये जो पेंटिंग दिखाई दे रही है कौन से जनजाति से उत्पन्न किया गया, किसने ये बनाया है, कौन से जनजाति के लोगों ने बनाया है इसको? तो गौड़ जनजाति के लोगों ने इसको बनाया है। अपने घरों और फर्श पे ये क्या करते हैं? इसको लगाते हैं और सजाते हैं, या टैटू के रूप में भी इसमें आपको बनाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? सोनम,
ठीक है, तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? गौंड पेंटिंग। जो गौंड पेंटिंग है उसको हाल ही में क्या किया गया है? जीआई टैग दिया गया। ये कहाँ का पेंटिंग है? मध्य प्रदेश का पेंटिंग है, जो कि गौंड जनजाति के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, अभी हमने ये न्यूज में आपको समझाया है कि दूसरी विमेन 20, ध्यान रखिए क्या है? विमेन 20 किसके अंतर्गत? G20 के अंतर्गत, है ना। G20 समिट आपको पता है हमारे भारत में हो रहा है, जिसकी प्रेसिडेंसी भारत ने दिसंबर 2022 में लिया हुआ था। और ये कब तक चलेगा भारत में? तो 30 नवंबर, है ना, 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास इसकी प्रेसिडेंसी होगी, जिसके अंतर्गत भारत के लगभग 59 सिटीज में, ध्यान रखिएगा, भारत के लगभग 59 सिटीज में 200 से प्लस क्या है? मीटिंग वगैरह कराई जाएंगी। ध्यान रखिएगा, मीटिंग वगैरह क्या है? कराई जाएंगी, ठीक है। अलग अलग मीटिंग होंगे, अलग अलग क्षेत्रों में होंगे। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ था? टूरिज्म पे हुआ था। तो टूरिज्म पे जो हाल ही में मीटिंग हुआ था वो कौन से राज्य में हुआ था? तो दार्जिलिंग, है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में क्या है? अभी हाल ही में ये मीटिंग हुआ था। तो अलग अलग राज्यों में, मतलब हमने अभी दिखाया कितने सारे हो जाएंगे? 59 ऐसे सिटीज हैं भारत में, जगह है जहां पे 200 से ज्यादा क्या है? पूरे साल भर में ये मीटिंग कराई जाएगी। तो बेसिकली इस बार का विमेन 20, है ना, विमेन 20 की जो दूसरी बैठक है 13 अप्रैल से, मतलब आज से, है ना, 13 अप्रैल से गुजरात में आयोजित की जाएगी। ध्यान रखिए, कहां पे आयोजित की जा रही है? गुजरात में आयोजित की जा रही है 13 अप्रैल, मतलब बोले तो आज से ये आयोजित की जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, सबसे बड़ी जनजाति है, वेरी गुड, ठीक है। तो 13 अप्रैल से की जाएगी, मतलब आज से ये की जाएगी, ध्यान रखिएगा। महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक 13 से 14 अप्रैल, 13 से 14 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। यह बैठक, ध्यान रखिएगा, 18 G20 देशों की 120 महिला नेताओं के लैंगिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने और विश्व स्तर पर महिलाओं की आर्थिक एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ क्या है? के लिए एक साथ आएगी। बेसिकली विमेन 20, या फिर अगर कोई भी मीटिंग होता है, टूरिज्म की मीटिंग हो गई या फाइनेंशियल मीटिंग हो गई या किसी तरह की मीटिंग होती है, बेसिकली उससे रिलेटेड क्या है? उस पर चर्चा की जाती है। अब जैसे यहाँ पे विमेन 20 की मीटिंग हो रही है, तो पूरे विश्व में जो विमेन है वो किस तरह से एम्पावरमेंट हो सके, सशक्तिकरण में आगे बढ़ सके, अपनी एक अलग पहचान बना सके, उस पे बेसिकली उन मुद्दों पे यहाँ पे क्या है? बातचीत की जाएगी। ध्यान रखिएगा, G20 के 120 महिलाएं जो नेताएं हैं वो इसमें क्या है? पार्टिसिपेट करेंगी, इसमें हिस्सा लेंगी। ध्यान रखिएगा, यह बैठक महिला नेतृत्व विकास, उत्तोलन, महिलाओं की उपयुक्त क्षमता को तेज करने के लिए समावेशी और सशक्त भविष्य के विषय पर केंद्रित है। मतलब विमेंस के ऊपर ही इस पे चर्चाएं की जाएंगी, किस तरह से वो आगे की तरफ बढ़े। जैसे हम सिंपल से अगर बातें करें, सिंपल से एक शब्द में बात करें कि जिस तरह से मेल, है ना, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हर जगह है, तो वैसे ही लड़कियां आज पीछे नहीं है, एकदम आगे आ चुकी हैं। तो वैसे ही उनको भी सशक्त बनाने की बातें कही जा रही है। भारत का विमेन 20 एजेंडा 5 प्रमुख प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। मतलब भारत का क्या है? 5 बातों पे क्या है? फोकस्ड है। किस पे? महिला उद्यमी, मतलब कि महिला उद्यमिता पे है। दूसरा, जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व किस तरह से कर सकती हैं। लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटना, मतलब कि जो डिफरेंट तरीके से देखा जाता है उसको खत्म करना। उसके बाद शिक्षा और कौशल विकास और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बातें करना। ये सभी मुद्दों पे क्या है? इस विमेन 20 दूसरी मीटिंग में जयपुर में बातें की जाएंगी। विश्व की 120, है ना, अभी जस्ट बताया, 120 महिला नेताओं के बीच में इन सब बातों को उठाया जाएगा। ठीक है, क्या है? उठाया जाएगा। यह कार्यक्रम जन भागीदारी महिला सशक्तिकरण की महिला यात्रा के साथ शुरू होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे शुरू होगा? जन भागीदारी महिला सशक्तिकरण महिला यात्रा से इसकी शुरुआत की जाएगी। इस पॉइंट को लिखते चलिएगा, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है? 13 से 14 आपके अप्रैल, मतलब आज और कल, ये 2 दिन जयपुर में ये मीटिंग हो रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, AK सिंह को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं AK सिंह, जिन्हें त्रिपुरा
त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, क्या किया गया है? त्रिपुरा उच्च न्यायालय बोले तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या है? नियुक्त किया गया है। किसके? त्रिपुरा हाईकोर्ट के। कौन है? AK सिंह है। कौन है? तो ध्यान रखिएगा, AK सिंह है। ये अपॉइंटमेंट्स में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। तो AK सिंह को त्रिपुरा हाईकोर्ट का उच्च न्यायाधीश क्या है? नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। सेशन को सभी लोग क्या करेंगे? लाइक भी कर देंगे। जयपुर, हाँ जयपुर बोले तो पिंक सिटी। वेरी गुड किरण, ठीक है। आइए इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मतलब ये जो AK सिंह हैं आपको दिख रहे हैं, है ना, ये जो AK सिंह हैं ये इससे पहले कौन से हाई कोर्ट में एज उच्च क्या थे आपको बताना है, उच्च न्यायाधीश के तौर पे काम कर रहे थे। तो ये थे झारखंड के। कहाँ थे? तो झारखंड के। ध्यान रखिएगा, झारखंड के कहाँ पे? उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। इससे पहले वो क्या थे? मुख्य न्यायाधीश के तौर पे कार्य कर रहे थे। अब यहाँ पे चले आए हैं। इनका पूरा नाम क्या है? अपरेश कुमार सिंह। क्या है? अपरेश कुमार सिंह, या फिर आप कह सकते हो AK सिंह, है ना। सिंह ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश T अमरनाथ, ध्यान रखिएगा, अमरनाथ को रिप्लेस किया है। किसको? T अमरनाथ गौड़ का स्थान लेंगे, जिन्होंने पिछले नवंबर में पदभार क्या है? ग्रहण किया था। मतलब दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? जो AK सिंह आए हुए हैं, ये जो AK सिंह आपको दिख रहे हैं, इससे पहले ये कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये थे झारखंड के। कहाँ के? झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद ये कहाँ चले गए? त्रिपुरा में चले गए। जब ये त्रिपुरा में गए हैं तो वहां पे किस मुख्य न्यायाधीश को इन्होंने रिप्लेस किया हुआ है? तो T अमरनाथ गौड़ को किया है। किसको किया है इन्होंने? T अमरनाथ गौड़ को इन्होंने रिप्लेस किया है। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है हमेशा रिप्लेसिंग पे, है ना, रिप्लेस पे भी पूछता है। ध्यान रखिएगा। सिंह ने इससे पहले 1990 से एक वकील के रूप में पटना और झारखंड उच्च न्यायालयों में इन्होंने अभ्यास किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 2012 को झारखंड उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 16 जनवरी 2014 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी। कहाँ पे? झारखंड में। तो झारखंड में जो इनकी नियुक्ति की गई थी 16 जनवरी 2014 को की गई थी। ध्यान रखिएगा। उन्होंने 20 दिसंबर 2022 से 19 फरवरी 2023 तक झारखंड का न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने क्या है? कार्यभार संभाला है, देखा है। तो 20 दिसंबर 2022 से लेके 19 फरवरी 2023 में। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? T अमरनाथ को किया हुआ है। T, ध्यान रखिएगा, अमरनाथ को इन्होंने क्या किया है? रिप्लेस किया है। T अमरनाथ कहाँ थे? तो त्रिपुरा के थे। ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा के चीफ जस्टिस थे। अब इनकी जगह को कौन ले लिया है? AK सिंह ले लिए हैं। ये सब पॉइंट्स लिखते चलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आपके एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC रेलवे वगैरह में, ये सफिशिएंट है। अगर आप रेगुलर करंट अफेयर बनाएंगे ना, सफिशिएंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो AK सिंह है जो कि त्रिपुरा के नए क्या बनाए गए हैं? चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। मतलब क्या है? उच्च न्यायाधीश बनाए गए हैं। इससे पहले ये कहाँ पे थे? झारखंड में थे। जब ये त्रिपुरा में आए हैं तो किसको रिप्लेस किए हुए हैं? T अमरनाथ गौड़ को इन्होंने क्या किया है? रिप्लेस किया है। तो इन सब पॉइंट्स को लिखते चलिएगा। नेक्स्ट आइएगा, ये जो सुंदर सा चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन है? तो ये है मोहित जोशी। ध्यान रखिएगा, ये कौन है? मोहित जोशी है। मोहित जोशी को MD और CEO नियुक्त किया गया है। किसका किया गया? टेक महिंद्रा इन्फोसिस के। ध्यान रखिएगा, टेक महिंद्रा इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं ये। ध्यान रखिएगा, इनको MD और CEO नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, किसके थे ये टेक महिंद्रा के पूर्व क्या थे? अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। मोहित जोशी इनका नाम है। ध्यान रखिएगा, इनको मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या है? नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत की छठी सबसे बड़ी IT सेवा कंपनी टेक महिंद्रा 11 मार्च को मोहित जोशी को MD और CEO नियुक्त करने की घोषणा की हुई है। ध्यान रखिएगा, टेक महिंद्रा के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको बनाया गया है? ये मोहित जोशी हैं, इनको बनाया गया है। ठीक है, वह CP गुरनानी को 19 दिसंबर 2023 को सेवानिवृत्त
होने पर पदभार संभालेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो मोहित आपको जोशी दिख रहे हैं, टेक महिंद्रा में एज ए एमडी सीईओ के पद पे क्या है नियुक्ति हुई है। तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया हुआ है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है सीपी गुरनानी को। किसको किया है, सीपी गुरनानी को इन्होंने रिप्लेस किया है। ध्यान रखिएगा, सीपी गुरनानी जो हैं ये 19 दिसंबर 2023 को क्या है रिटायर्ड हो जाएंगे। उनकी जगह को ये लेने वाले हैं। कौन लेगा, मोहित जोशी जी लेंगे एज ए एमडी के तौर पे, सीईओ के तौर पे। क्लियर है। तनु राठी, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? ठीक है सर, आज मिल गए आप बट टाइम बदल दो। कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अपॉइंटमेंट में नियुक्ति से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेगा। किससे बनेगा, नियुक्ति से क्वेश्चंस ये आपके एग्जाम में बनेगा कि हाल ही में टेक महिंद्रा ने किसे अपना एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर सीईओ नियुक्त किया है, तो मोहित जोशी को किया है। तो मोहित जोशी ने किसकी स्थान को लिया हुआ है, सीपी गुरनानी के स्थान को लिया है, जो कि 19 दिसंबर 2023 को रिटायर्ड हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। निदेशक मंडल 20 दिसंबर 2023 से 19 दिसंबर 2028 तक 5 साल की अवधि के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। किसकी, मोहित जोशी की। कितने साल के लिए किया गया है, तो 5 ईयर के लिए इनकी नियुक्ति की गई है, जो कि 20 दिसंबर को ये ज्वाइन करेंगे 2023 में, और अगले 19 दिसंबर 2028 तक ये कहां पे, महिंद्रा टेक में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर क्या है पदभार संभालेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। सूर्या, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? क्लियर है एवरीबॉडी? यहां पे क्लियर है? क्लियर है सभी को? नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जोशी वर्तमान अभी प्रेजेंट में, अभी तो इनकी नियुक्ति हुई नहीं है, कब होगी, तो 20 दिसंबर को इनकी नियुक्ति होगी। किस पे, एमडी और सीईओ के पद पे। किसमें, महिंद्रा टेक में। ध्यान रखिएगा, किसमें, महिंद्रा टेक में, है ना। लेकिन अभी ये एट प्रेजेंट टाइम में कहां पे काम कर रहे हैं, तो ये इन्फोसिस के प्रेसिडेंट हैं, है ना। इन्फोसिस जो कंपनी आईटी सेक्टर की है उसके ये अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा, इन्फोसिस के अध्यक्ष थे। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन्होंने महिंद्रा टेक में एज ए एमडी सीईओ का पदभार संभाला है। इससे पूर्व ये क्या थे, कहां पे थे, तो ये इन्फोसिस में अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, सीधा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, महिंद्रा टेक के बारे में थोड़ा सा जान जाइए कि महिंद्रा टेक जो कंपनी है ना, कौन है, तो महिंद्रा, है ना। महिंद्रा जो टेक कंपनी है, इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी ये हुई थी 1986 में। कब हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। यह दुनिया भर में दूरसंचार क्षेत्र के लिए और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सेवाओं का समाधान प्रदान करती है। टेक महिंद्रा दुनिया के अग्रणी संचार सेवा प्रदाताओं में से एक ब्रिटिश दूरसंचार पीएलसी जिसे बीटी के साथ साझेदारी करके 12.2 अरब डॉलर के महिंद्रा समूह का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। मतलब इसकी वैल्यू अगर बोला जाए तो 12.5 अरब डॉलर का है, जो साथ में मिलकर इन्होंने किया हुआ है। इसके अध्यक्ष अभी कौन है, इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है अभी फिलहाल में 2023 में, अभी एट टाइम, टी.एन. कौन है, मनोहरन। ध्यान रखिएगा, कौन है, टी.एन. मनोहर। लेकिन अगर पूछ दे कि महिंद्रा टेक के एमडी और सीईओ कौन है, तब आप इनको बोलोगे, है ना। ये अभी नहीं है, ये अभी पदभार संभालेंगे। कब संभालेंगे, तो ये 20 दिसंबर को ये पदभार संभालेंगे, है ना। कब संभालेंगे, तो 20 दिसंबर को ये पदभार संभालेंगे। तो मतलब अभी अगर बोले एमडी और सीईओ के पद पे कौन है, तो कौन है, सीपी गुरनानी। कौन है, सीपी गुरनानी अभी प्रेजेंट टाइम में एमडी और सीईओ है। ये चेंज हो जाएंगे कब, 20 दिसंबर को। तो पॉइंट्स को याद करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ऐसा ना हो कि अभी कहीं पे मॉक टेस्ट आए, मॉक टेस्ट में पूछ दे कि महिंद्रा टेक के अभी एमडी और सीईओ कौन है, उसमें इनका भी नाम रहे, आप लगा के चले आओ। अभी ये बने नहीं है, ये पदभार संभालेंगे कब, 20 दिसंबर को। तो अभी समय है, अभी समय है, इनकी नियुक्ति कर दी गई है, मतलब इनको अपॉइंट कर लिया जाएगा। अभी ऑफिशियली नहीं किया गया है, ये अनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है। इन्होंने ज्वाइन अभी नहीं किया है। तो 20 दिसंबर 2023 से लेकर 19 दिसंबर 2028 तक इनकी क्या है, नियुक्ति की गई है। अगले 5 सालों के लिए, अगले 5 सालों के लिए किया गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट
भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं, है ना, के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ है जिसका नाम है ला पोरोस। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध अभ्यास से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, नेवी एक्सरसाइज हो गया, एयरफोर्स हो गया, इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये पूछ रहा है, बोल रहा है ला परोस जो एक युद्ध अभ्यास है ये कौन से कंट्री के बीच में कराए जाते हैं, ध्यान या हुआ है। तो भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 कंट्रियों के बीच में होता है। ध्यान रखिएगा, कितने सारे, 6 कंट्रियों के बीच में ला परोस। ध्यान रखिएगा, क्या है, ला परोस, है ना, क्या है, ला पेरोस, है ना, ला पेरोस जो युद्ध अभ्यास है वो कराई जाती है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सर। एएलपी की वैकेंसी कब आ रहा है? सूर्या बहुत जल्दी आएगा, आप मान के चलो। देखो, अगर हम सच बताएं, अगर आपसे झूठ ना बोले, अभी चल रहा है अप्रैल का महीना, है ना, सुबह सुबह झूठ बोलना नहीं चाहिए, गलत बात है। अप्रैल चल रहा है, आप मान के चलो कि मई के एंड में, मतलब आप मान के चलो जून वगैरह में, जून और मई के में आ सकता है, मतलब जून तक में मान सकते हो आ सकता है, जून तक में पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं पूरे, अगर देखें भारत में 2024 के पहले पूरे भारत में लगभग 8 ऐसे राज्य हैं। कितने हैं? 8 ऐसे राज्य हैं जहां पे क्या है, इलेक्शन है। क्या है? इलेक्शन है, ठीक है। और मोदी जी ने घोषणा भी करी हुई है, क्या किया हुआ था कि भैया हम 10 लाख वैकेंसी निकालेंगे, बच्चों को देंगे। और ये चीज़ देखने को भी मिला है, जिस तरह से जीडी में, अगर आप देखो एसएससी जीडी में वैकेंसी को बढ़ा दिया गया, एसएससी सीजीएल में वैकेंसी को बढ़ा दिया गया, एमटीएस में उम्मीद है और बढ़ेगा। तो ये क्या है, वैकेंसी इंक्रीमेंट हो रही है। तो वैसे ही अभी रेलवे में बहुत सारे पोस्ट खाली हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। मई में तो इम्पॉसिबल है कि मई में आएगा, लेकिन जून में जहाँ तक है कि चांसेस है जून जुलाई में आने की, कि 100% आपकी वैकेंसी आ जाएगी। स्टार्टिंग जो वैकेंसी की होगी वो कम से कम 40 से 50 हज़ार की होगी, उसके बाद इसको इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा अंदर ही अंदर, ठीक है। लेकिन आएगा जरूर, ठीक है, ध्यान रखना, आएगा जरूर, ये तो कंफर्म है, ठीक है। वैकेंसी खाली, आपको भी पता है यार, ये जितनी सारी गवर्नमेंट होती है, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे एनी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ये कड़वी सच्चाई है हमारे भारत में कि ये पूरे 5 साल के अवधि में 4.5 साल तो कुछ नहीं निकालने वाले होते हैं। अंतिम के 5 से 6 महीने में ये दबा के वैकेंसी निकालते हैं और उसको फिर 5 साल तक में नियुक्ति करते हैं। यही तो एक हमारे इंडिया में पॉलिटिकल फंडा है ना। और हम सब बेवकूफ़ बने पड़े बैठे रहते हैं कि अरे यार वेट करेंगे, नौकरी आएगा। 4.5 साल में कितने सारे अपना एज निकाल देते हैं, किस लिए, कि सरकारी नौकरी के चक्कर में, है ना। ये कड़वी सच्चाई है। हम ये नहीं बात कर रहे सिर्फ बीजेपी की, जितनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसकी यही कहानी है। गवर्नमेंट बनी, आपको लास्ट के 5 महीने 6 महीने में नौकरी देंगे, क्लियर करने में उसको 3 से 4 साल लग जाएगा, फिर उनका नया कार्यकाल आ जाएगा, उसको क्लियर करेंगे, फिर नई वैकेंसी निकाल देंगे, लटके रहो, है ना। ये एक मीठा मीठा सा जलेबी मिल जाता है सुबह सुबह रात शाम को, तो बच्चे ले भी लेते, करे चलो ठीक है, पूरे साल 4 साल तो बैठे रहते, कमाएंगे, वो करेंगे, क्या ही करेंगे। तो ये एक फंडा चलता है, अब क्या ही किया जा सकता है। तो उसी को मान के चलो कि अब वैकेंसी आएगी तो ऐसे ही आएगी। ये कड़वी सच्चाई है, अगर आप इसको मानो चाहे मत मानो, है कि नहीं, मानते हो कि नहीं इस बात को कि हाँ सर ऐसा ही होता है। पूरे 5 साल की अवधि में 4 साढ़े 4 साल ये वैकेंसी नहीं निकालेंगे, टुट्टी फुट्टी वैकेंसी निकाल देंगे, 2 5 10 100 50। एक्चुअल वैकेंसी को कब निकालेंगे? अंतिम के 5 महीने में, कि लाओ अब पैसे की ज़रूरत है, इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, अब दे दिया, फिर 5 साल तक वेट करो, 4.5 तक वेट करो। उठा के देखो 2019 वाली वैकेंसी को कब क्लियर किया गया है। बच्चों की एज निकल गई है, एनटीपीसी वालों की, ग्रुप डी वालों की। जिसका हो गया उसका तो बल्ले बल्ले, जिसका नहीं हुआ बेचारा वो तो अब वेट कर रहा है ना। तो इसीलिए आप लोग ऐसी गलतियां मत किया करिए, ठीक है। जैसे हमारे मामा जी सीएम मध्य प्रदेश के, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब एक फंडा है, बना बनाया है, और ऐसा नहीं कि ये अभी हो रहा है, ये सालों से चलता आ रहा है। इसके भुक्तभोगी हम ही लोग होते हैं, जनता ही होती है। और जनता क्या होता है, एक तरह से मूर्ख होती है, खुद समझती नहीं है। भाई मतलब मत करो ना, सिंपल सी बात है, समझा दो जो वोट लेने आ रहा है, क्लियर है। लेकिन नहीं वोट दे दो, वोट दे दो, क्यों? क्योंकि हमारी नौकरी लग चुकी है। पूरे देश का चिंता ही नहीं है ना। तो इसलिए हमारा देश आज परेशान है, और हम सब युवा परेशान हैं कि भाई वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी का डेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो
तो हम सब परेशान हैं। लेकिन टाइम बर्बाद मत करिए, मेहनत से पढ़ाई करिए। भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ला पेरोस, याद कर लीजिए नाम, एग्जाम में आएगा। ला पेरोस जो युद्ध अभ्यास है वो कराई जाती है। ला पेरोस युद्ध अभ्यास में कितने सारे देश हिस्सा लेते हैं? 6 देश आपस में हिस्सा लेते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया आपस में क्या है? हिस्सा लेते हैं। और ये जो युद्ध अभ्यास है ये मैरिटाइम है, ना कि मिलिट्री का है। नेवी के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या है? मल्टी है ना, बहुपक्षीय अभ्यास है। बहुपक्षी का मतलब क्या होता है? जब 2 कंट्री से ज़्यादा, 3 कंट्री से ज़्यादा आपस में देश मिलके युद्ध अभ्यास करते हैं तो उसे बहुपक्षीय कहते हैं। जब 2 कंट्री आपस में मिलके युद्ध अभ्यास करते हैं तो उसे बाइलेटरल कहते हैं, द्विपक्षीय कहते हैं। जब 3 कंट्री आपस में मिलके युद्ध अभ्यास करते हैं तो उसे ट्राई कहते हैं या त्रि कहते हैं। जब 3 से ज़्यादा कंट्री आपस में मिलके युद्ध अभ्यास करते हैं तो उसे हम बहुपक्षीय क्या है? युद्ध अभ्यास कहते हैं, जिसका नाम है ला पेरोस। याद रखिएगा, क्या नाम है? ला पेरोस का तीसरा संस्करण कौन सा है? तो 3rd एडिशन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा एडिशन है? तो 3rd एडिशन है ना। 3rd एडिशन कहाँ पे हो रहा है? इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर क्षेत्र में 13 से 14 मार्च 2023 को आयोजित किया हुआ है। मतलब आज 13 अप्रैल है, कल 14 अप्रैल है। ये आज और कल 2 दिन इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में ला पेरोस जो युद्ध अभ्यास है नेवी का, ये कंडक्ट कराया गया है। कौन सा एडिशन है? तीसरा है। कौन सा है? तीसरा संस्करण है, जो कि हिंद महासागर में ये युद्ध अभ्यास हो रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को, है ना। लिखते चलिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, ध्यान रखिएगा कौन कौन है? रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी है, फ्रेंच नेवी है मतलब फ्रांस की नेवी है, इंडियन नेवी है, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस होगी, रॉयल नेवी है और यूनाइटेड स्टेट नेवी है। ये सभी मिलके क्या करेंगे? अपने जहाज और हेलीकॉप्टर की भागीदारी से इस युद्ध अभ्यास को पूरा करेंगे, ध्यान रखिएगा। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी में स्वदेशी निर्मित मतलब इंडिजिनियसली भारत में जो बनाया गया है, क्या बनाया गया है? निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सहाद्री, और बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, भारत की तरफ से कौन सी ऐसी स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट जो है इससे हिस्सा लिया था? तो INS, ध्यान रखिएगा, INS सहाद्री और फ्लीट टैंकर INS ज्योति क्या है? इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिए हुए हैं। इस दोनों पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, क्या है? INS सहाद्री और टैंकर INS ज्योति, है ना। फ्लीट टैंकर, जो टैंकर होता है उसको कहा जाता है, तो फ्लीट टैंकर INS ज्योति ने इसमें क्या है? अभ्यास में हिस्सा लिया हुआ है। लिख लीजिएगा, हमें बाकी देशों से मतलब नहीं है, लेकिन भारत का इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, ठीक है। अभ्यास क्यों होता है? आप सभी को पता है कि भाई आपस में जो कंट्रीज होती हैं उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना रहेगा, आपस में तालमेल बना रहेगा, उन दोनों सेनाओं के बीच में तालमेल बनी रहेगी, है ना। तो बेसिकली ये सब चीजें इसीलिए ये सब होता है, और एक भारत प्रशांत जो महासागर क्षेत्र है वहां पे शांति बनी रहे, बेसिकली इसलिए है। जिस तरह से चाइना की हालात है देखो तो परेशान करके रख दिया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अभ्यास ला पेरोस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। इसका जो पहला संस्करण था वो कब हुआ था? फ्रांस ने 2019 में किया था, ध्यान रखिएगा। किसने? 2019 में, फ्रांस ने 2019 में की थी। फ्रांसीसी नौसेना द्वारा द्विवार्षिक अभ्यास ला पेरोस का आयोजन किया जाता है। द्विवार्षिक, ध्यान रखिएगा, द्विवार्षिक लिखा हुआ है। अभ्यास का ला पेरोस क्या है? ला पेरोस का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच समुद्री डोमेन जागरूकता को बढ़ावा और समुद्री समन्वय को अनुकूलित करना है। उसको क्या है? अंडरस्टैंडिंग बना के चलना है, बेसिकली ये इसका तात्पर्य है, ठीक है। सर मेहनत और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो इस बार सबका भाइयों का सिलेक्शन होगा, आपका आशीर्वाद। अरे क्या बात कर दिया सूर्या, 110% है, ठीक है। मेहनत है, सबसे ज़्यादा मेहनत है,
आशीर्वाद विशेष तो सबके लग जाते हैं, मेहनत अगर किए रहोगे ना फिर तो कोई रोक नहीं सकता, है ना। कुछ लोग ऐसे महारथी होते हैं जो बोलते हैं मेरा लक साथ नहीं दे रहा है ना। देख सुनो है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब या तो कह दो वो भी कुछ नहीं कर सकते ना यार, वो भी परेशान है। क्यों परेशान है पता है एक्चुअल में? क्योंकि उनको एक डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। अगर सच्चाई देखोगे ना तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करो और बोलो कि काहे को सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो वो बोलेगा लक्ष्य, एक तो बोलेगा लक्ष्य साथ नहीं दे रहा यार, बहुत मेहनत कर रहे, रात दिन एक कर दी है, नहीं हो रहा, हटाओ भाड़ में गया, चल रहे हम टोटो चलाने, है ना। लेकिन कोई ये नहीं सोचता है लक, आप इतने लकी हैं, आप इतने लकी हैं कि भगवान ने आपको इंसान का जन्म दिया है। इससे बड़ा लकी आप हो ही नहीं सकते दुनिया में। कितने तो तरस जाते हैं, कितने तरस जाते हैं कि भगवान हमको मनुष्य का जीवन दे, है ना। और आपको मिला है, आप इतने लकी हैं, उसके बावजूद जब एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो बोलते हैं यार लक साथ नहीं दे रहा है, एक एक नंबर से रुक जा रहा है। लक नहीं, आपने अपने मेहनत में कमी छोड़ी हुई है, आपने किसी एंगल से ना पढ़ाई नहीं करी हुई है, कुछ जगहों पे ना ध्यान नहीं दिया हुआ है, कुछ जगहों पे ना आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी हुई है, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, है ना, आपके पास गाइडेंस नहीं है। सिर्फ यही चीज़ होता है, आपको पढ़ने भी आता है, आपको सब कुछ आता है, आपके पास एक छोटी सी चीज़ नहीं बहुत बड़ी चीज़ है, वो है गाइडेंस। किसी के गाइडेंस में अगर आपको है, उसकी डायरेक्शन मिल रही है कि नहीं यार ये कर लिए, अब ये कर लो, ये कर लो। क्यों? पिछले के 10 सालों में ऐसे पूछे जा रहे हैं, 5 सालों में ऐसे पूछे जा रहे हैं, लास्ट ईयर में ये चेंजिंग की गई जिसकी वजह से इतने सारे बच्चे बाहर निकल गए हैं। क्यों निकले? कहाँ पे मिस्टेक रह गया? ये मिस्टेक होती है, न कि आपका लक होता है। लक आपका हमेशा अच्छा है, तभी आप मनुष्य का जीवन पाए हुए हैं, ठीक है। तो मिस्टेक उसको कहिए, लक मत कहिए, जिसकी वजह से आपका नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया? तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सऊदी अंतरिक्ष आयोग ने इसरो के संग किया है, क्या है, विचार विमोचन। बेसिकली मीटिंग हुई है, आपस में बातचीत इसमें किया गया है। सऊदी अंतरिक्ष आयोग ने, ध्यान रखिए, किसने? सऊदी अरब की जो अंतरिक्ष आयोग है, कमीशन है ना, जो कमीशन है उसने इसरो, भारत, है ना, भारत इसरो के संग इन्होंने क्या किया? विचार विमर्श किया है। बेसिकली आपस में इन्होंने क्या किया है? बातचीत वगैरह करी हुई है। ध्यान रखिएगा कब किया है? 6 से लेकर 10 मार्च तक सऊदी अंतरिक्ष आयोग के एक उच्च अधिकारी, उच्च स्तरीय क्या है अधिकारी जो थे, CEO डॉक्टर मोहम्मद सऊद अल तिमीमी के नेतृत्व में अंतरिक्ष सहयोग पर चर्चा के लिए भारत का दौरा इन्होंने किया था और इसमें इन्होंने बातचीत वगैरह की हुई है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो कहते हैं और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों सहित भारत के विभिन्न संस्थाओं के साथ इन्होंने व्यापक आपस में बैठ के बातचीत वगैरह करी हुई है। ध्यान रखिएगा। इसरो ने डॉक्टर अल तिमीमी को जुलाई 2023 में बेंगलुरु G20 अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओं की जो बैठक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया हुआ है। किसने? इसरो ने। तो ध्यान रखिएगा, G20 की जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओं की जो बैठक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, वो जुलाई 2023 में होने वाली है। कहाँ पे होगा? बेंगलुरु में होगा। कहाँ पे होगा? बेंगलुरु में होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा? बेंगलुरु में होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सभी आके इन मुद्दों पे आपस में बात करेंगे। बात कर लेते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो की जो फॉर्मेशन हुई है, स्थापना हुई है, 1969 में हुआ है। विक्रम साराभाई ने किया हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के जो सचिव हैं आप सबको पता है S सोमनाथ जी हैं फिलहाल में। सऊदी अरब की बातें कर लेते हैं। तो इसकी सऊदी अरब जो अंतरिक्ष आयोग है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 27 दिसंबर 2018 को हुआ था। स्पेस एजेंसी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? जैसे यहाँ पे S सोमनाथ है, वैसे कौन है? अब्दुल्लाह अल स्वाहा जी हैं वहाँ के। ध्यान रखिएगा। और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर हैं वो कौन है? मोहम्मद बिन सऊद अल तिमतिमी हैं। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें, ठीक है। ये वहाँ के मेन क्या है? ऑपरेशन में है, हेड, वहाँ पे उच्च अधिकारी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सऊदी अरब के बारे में अगर जानना है तो ये भी जान जाइएगा। सऊदी अरब जो है एक पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। यह एशिया का 5वां सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब। ध्यान रखिएगा, एशिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और दुनिया का और
अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर हम अरब दुनिया की बातें कर ले तो उसमें क्या है, दूसरा सबसे बड़ा देश है। और एशिया की बातें कर ले तो पांचवा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अकाबा की खाड़ी, कौन सी खाड़ी है? अकाबा की खाड़ी उत्तर पश्चिम में सऊदी अरब को इजिप्ट मतलब मिस्र और इजराइल से अलग करती है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है आप एग्जाम में कि सऊदी अरबिया को कौन अलग करता है, तो ध्यान रखिएगा मिस्र और इजराइल से अलग करती है कौन? तो अकाबा की खाड़ी। ध्यान रखिएगा कौन? अकाबा की खाड़ी उत्तर पश्चिम में सऊदी अरब को मिस्र और इजराइल से क्या करती है? अलग करती है। वहां के राजा कौन है? सलमान, आपको पता ही होगा। क्राउन प्रिंस या प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन सलमान है। ठीक है, राजधानी रियाद है। वहां की जो मुद्रा है वो क्या है? सऊदी रियाल है। राष्ट्रीय भाषा क्या है? अरबी है। वहां की लैंग्वेज क्या है? अरबी है। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? अरबी है। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी जो ज्वालामुखी है वो फटा है। ध्यान रखिएगा, राख में डूबे गांव, इसका मतलब कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये एक ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। नाम क्या है? माउंट मेरापी। ध्यान रखिएगा क्या है? माउंट मेरापी, है ना। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फट गया है। ध्यान रखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है फट गया है पूरी तरह से, है ना। अभी हम आपको ना स्टैटिक जीके रात में जो 10 बजे वाली सेशन चलती, रात में जो 9 बजे वाली पेड क्लास है उसमें वोल्केनो हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। तो वोल्केनो एक्चुअली बना कैसे, इरिक्ट कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे पूरे भारत में वोल्केनो देखने को मिलता है, विश्व में कहाँ देखने को मिलता है, कैसे बनता है ये लावा वगैरह, उसका यूजेस क्या होती है, एवरीथिंग डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। कब? 9 बजे वाले पेड क्लास में, है ना, है ना। 9 बजे वाले पेड क्लास में सभी बच्चे वैसे तो हैं ही हैं, आप लोग भी हैं, तो आप लोग भी जरूर से आइएगा। आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। दुनिया के सबसे एक्टिव ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक इंडोनेशिया का माउंट मेरापी 12 मार्च को फट गया है, जिसमें 5 के जो गांव वगैरह हैं वो पूरी तरह से धुआं के राख में पूरी तरह से मिल चुके हैं, मतलब धुआं धुआं राख फैला हुआ है वहां पे। ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी, ठीक है, योग्याकार्ता के पास जावा द्वीप पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, जावा द्वीप कहां पे है? इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया की जो सांस्कृतिक राजधानी है जिसका नाम है योग्याकार्ता, क्या नाम है? योग्याकार्ता के पास जावा द्वीप पे क्या है? ये माउंट मेरापी ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेगा। लिख लीजिएगा, योग्याकार्ता के पास जावा द्वीप पर स्थित है। कहां पे? जावा द्वीप पे स्थित है माउंट मेरापी, है ना, माउंट मेरापी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9600 फीट ऊपर पहुंचा है इसका धुआं, मतलब जब ये वोल्केनो फटा है तो इतनी ऊंचाई तक इसका धुआं गया है। विस्फोट वाले जगह से 7 किलोमीटर क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया है, मतलब जहां पे विस्फोट हुआ है वहां से 7 किलोमीटर एरिया आप सोचो पूरा प्रतिबंधित कर दिया गया है। कितना खतरनाक ये होता होगा जिस टाइम ये फटता है। ठीक है, 2010 में ज्वालामुखी के एक बड़े विस्फोट में 300 से अधिक लोगों की जान गई थी। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया जिसमें लगभग 130 एक्टिव ज्वालामुखी हैं, इंडोनेशिया जिसमें लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां महाद्वीप प्लेटों के मिलने से उच्च ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बेसिकली मेरापी जो ज्वालामुखी है, माउंट मेरापी, ये कहां पे है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की जो सांस्कृतिक राजधानी है क्या है? योग्यकार्ता के पास जावा द्वीप पे ये आपको देखने को मिलेगा, जो हाल ही में क्या है? फटा है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया के जावा द्वीप, है ना, पर स्थित एक एक्टिव ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत है, जो इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में आता है, एक्टिव वोल्केनो के अंतर्गत आता है। इसकी खोज मिस्टर मॉरिस ने की थी। ध्यान रखिए, किसने की थी? मिस्टर मॉरिस ने 1754 में की थी। ध्यान रखिएगा, किसकी? माउंट मेरापी ज्वालामुखी की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, मिस्टर मॉरिस ने की थी। किसने? मिस्टर मॉरिस 1754 में इन्होंने इसकी खोज की थी। इसकी विस्फोटक प्रकृति के कारण इसे ध्यान रखिए, माउंटेन ऑफ फायर भी कहा जाता है। मतलब ये विस्फोट जब करता है तो बहुत खतरनाक, अभी देखा नहीं आपने, 9600 फीट की ऊंचाई तक इसका लावा बना था। मतलब आप समझ सकते हो कितना ऊंचाई है, कितना रिंग में बना होगा। 7
किलोमीटर का एरिया खाली प्रतिबंधित करा दिया गया था। तो सोचो कितना एक्टिव ये ज्वालामुखी है ना, इसीलिए इसको हम लोग माउंटेन ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, क्या पूछता है, माउंटेन है ना, माउंटेन ऑफ फायर है ना, माउंटेन ऑफ फायर के नाम से किस ज्वालामुखी को जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा कौन सा है, माउंट मेरापी को जाना जाता है। किसको? माउंट मेरापी को जाना जाता है। कभी कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद ज्वालामुखी होता क्या है, इस चीज को भी समझिएगा। वोल्केनो होता क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कमल वेरी गुड मॉर्निंग। अब वोल्केनो होता क्या है, ज्वालामुखी? ज्वालामुखी एक पहाड़ का क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, पहाड़ होता है। अब आपको देखो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, एक तरह से पर्वत ही तो है, पहाड़ है। पृथ्वी की सतह के नीचे की ओर पिघली हुई चट्टान के एक पुल में ये आपको देखने को मिलेगा। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान मैग्मा निकलता है, मतलब ये जो निकल रहा है इसके अंदर से जो निकलता है, आपने देखा होगा ये पिघलता है, इस तरह करके निकलता रहता है, मैग्मा निकलता है, इसको बोलते हैं मैग्मा। ध्यान रखिएगा, तो मैग्मा क्या है, का निर्माण के कारण भूमिगत दबाव होता है, प्रेशर बढ़ जाता है भूमि के ऊपर, जो पिघली हुई चट्टान गैस के संग मिश्रित हो जाती है, आपस में मिलके पिघलता है, बहुत तेज जलनशील होता है ये। ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा एक पहाड़ का रूप ले लेता है। जब ये सूख जाता है, जब निकल जाता है, जब सूख जाता है, तो धीरे धीरे एक पहाड़ का रूप लेता है, जिसके बाद जब भी ये पदार्थ इस ज्वालामुखी से बाहर निकलते हैं तो बड़ा विस्फोट का कारण बन जाता है। समझ में आया? मतलब जो मैग्मा निकलता है कुछ सालों बाद वो धीरे धीरे पहाड़ का रूप ले लेता है, और जब भी विस्फोट होता है तो वही विस्फोट आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ज्वालामुखी क्या बोला जाता है, फट गया, ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की करंट अफेयर। क्या सभी बच्चों को आज की करंट अफेयर समझ में आया? साइंस का क्लास है सर, अभी होगा सर? हाँ जी, बस मेरा भी सेशन कंप्लीट हो गया ना। आप सभी बच्चों को धन्यवाद कहना था अंतिम में, तो ये सेशन कंप्लीट करने पे। क्या सेशन सभी बच्चों को समझ में आया कि हाँ सर सेशन समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है। सेशन को मैक्सिमम शेयर करिए, रेगुलर क्लासेस करिए। जितने सारे कंटेंट हम आपको रेगुलर दे रहे हैं, आपके एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम, या फिर आप अगर ग्रुप सी ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं तो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ वो तभी काम आएगा जब आप एक नोट्स बनाएंगे। अगर आप ये सोचोगे कि यार हम कुछ यहाँ पढ़ ले, कुछ वहाँ पढ़ ले, कुछ यहाँ पढ़ ले, आप जहाँ भी पढ़िए एक मेहनत से पढ़िए। बिकॉज आपने भी जानते हो कि अगर आप गड्ढे खनते हो ना, एक जगह खंडोगे तो वो काफ़ी डीप में जाता है, अच्छी गहराई मिलती है। मालूम चला कुछ यहाँ गहरा, कुछ वहाँ गहरा, कुछ यहाँ गहरा, तो कुछ ना कुछ जगहें छूट जाती हैं। उसी को हम कहते हैं यार हमारी मिस्टेक हो गई। ठीक है, और फिर हम कहते हैं कि लक साथ नहीं दिया। तो आप अपनी गलतियों को भी पहचानिए। ठीक है, चलिएगा। उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा। अब आपकी सुशांत सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी 8 PM पे। सभी बच्चे जाके सुशांत सर की क्लास करिए साइंस की, और मेहनत से पढ़ाई करिए। आपकी वैकेंसी रेलवे की आएगी आएगी आएगी, 110% जून तक आ जाएगा, जुलाई तक। लगे रहो, किसी भी हाल में एग्ज़ाम आएगा, तैयारी करे रहो, एक सिलेक्शन ले लीजिएगा, नहीं तो फिर अगले 5 साल तक के लिए पूछोगे सर वैकेंसी कब आएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।